हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। तो आपको पता होगा ये पार्ट सेकंड होने वाला है मौर्यन एम्पायर का। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको फाउंडर जो था चंद्रगुप्त मौर्य उसके बारे में बता दिया। उसके बाद जो सेकंड रूलर था बिंदुसारा एंड उसके बाद अशोका आ जाते हैं। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अशोका दमा और उसके बाकी जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा ना, आप पहले वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। मैंने आपको अशोका के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम अशोका दमा पढ़ने वाले हैं। इसमें बस आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, नोट्स मेरे साथ मेंटेन कीजिए ताकि आगे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। अशोकाज दम्मा वाज एक्चुअली हिज टीचिंग्स फॉर हिज पीपल। अशोकाज दम्मा, ये दम्मा क्यों इसने दिया? जब इसने कलिंगा की लड़ाई की थी, वहाँ पे ब्लड शेड हुआ था, इसके लोग मारे गए थे, इसने भी लोगों को मारा। ठीक है, इसने वो जो ब्लड शेड देखा उसके बाद इसने कहा कि भाई नहीं, ये गलत है, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हमें पीसफुली रहना चाहिए। तो इसने टीचिंग्स दी अपने लोगों को। ठीक है, उन्हीं टीचिंग्स को अशोकाज दम्मा कहा जाता था। मैसेज ऑफ हिज दम्मा वाज फाउंड फ्रॉम हिज इंस्क्रिप्शन स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो मैसेज ये प्रीच करते हैं, टीच करते हैं लोगों को, वो कहाँ से मिलती है हमें? वो इंस्क्रिप्शन से मिलती है हमें। ठीक है, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं और ये मैसेज पाई गई हैं, डिस्कवर्ड एंड डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप इन 1837 एडी। और ये इंस्क्रिप्शंस डेसिफर और डिस्कवर किसने की थी, ये बात भी आपको याद रख लेनी है, जेम्स प्रिंसिप ने। कब? 1837 एडी में। द मैसेज ऑफ दम्मा was inscribed on several pillars and rock inscriptions found from Kandahar, Shahbazgari, Kalsi, Girnar, etc., also called as 14 major rock edicts। अशोका जो टीचिंग्स दिया करते थे लोगों को, अशोका का जो दम्मा था वो इनस्क्राइब्ड था, वो खोद के लिखा गया होता था पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर। और वो रॉक्स, वो पिलर्स कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं? बहुत सारी जगहों पे पाए गए हैं। कंधार में, शाहबाजगरी में, कालसी, गिरनार, बहुत सारी जगहों में। और उनको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स भी कहा जाता है। 14 जगहों पे पाए गए हैं और इसीलिए इनको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स भी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स क्या क्या हैं, इनमें क्या बताया जाता है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको रीजनेबल रेट्स में ये नोट्स मिल सकते हैं। ये नोट्स जो हैं सिर्फ पीजी एंट्रेंस के लिए ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी आपके जॉब एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएसबी के या एसएससी के, जितने भी जॉब एग्जाम्स में हिस्ट्री का पूरा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। फिलहाल हम एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम मेडिवल और मॉडर्न को भी कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स क्या थे? नंबर फर्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स। अशोका का कहना था कि भाई जो आप जानवरों को मार रहे हो, जो इनकी हंटिंग कर रहे हो, इस पे रोक लगानी पड़ेगी, इनको मारना ये गलत बात है। ठीक है। नंबर सेकंड, मेडिकल सर्विसेज टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे कोई बीमारदारी है तो उसको मेडिकल सर्विस मिलनी चाहिए। ये दूसरी टीचिंग थी इनकी। नंबर थर्ड, मॉरल कंडक्ट ऑफ पीपल एंड ऑफिसर्स रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। मॉरल कंडक्ट होना चाहिए। मॉरल कंडक्ट मतलब बिहेवियर, उठना बैठना, एक दूसरे को ट्रीट करना लोगों का, ऑफिसर्स का, ये सही होना चाहिए। ठीक है, और ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट करनी है, ये भी इनकी टीचिंग्स में आता है। नंबर फोर्थ, दम्मा घोष और बेरी घोष। अब देखिए, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरी घोष और दम घोष क्या है? घोष एक्चुअली स्प्रेड होता है, मतलब फैलाना, कोई भी इंफॉर्मेशन फैलाना। तो पहले जब जंग हुआ करती थी, बेरी का मतलब होता है जंग। जब जंग होती थी तो पहले इंफॉर्मेशन दी जाती थी अपोनेंट को कि भाई हम जंग करने वाले हैं, हम स्ट्राइक करने वाले हैं, हम आप पे वार करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आज भी होता है, अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे वार करती है तो पहले वो अनाउंस करती है, पहले वो थोड़ी सी हिंट देती है उनको कि हम यहाँ पे अटैक करने वाले, वो करने वाले, ये करने वाले। तो अशोका का कहना था दम घोष होना चाहिए। यहाँ पे मार दाड़ नहीं करनी है, लोगों को मारना नहीं है, बल्कि टीचिंग्स स्प्रेड करनी है। ठीक है, दम घोष आप समझ गए होंगे कि टीचिंग्स को स्प्रेड करनी है, न कि हमें वार्स को स्प्रेड करना है। फिफ्थ रॉक एडिक्ट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स फॉर प्रीचिंग दम्मा, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड एनिमल्स विद काइंडनेस। ऑफिसर्स जहाँ पे भी हैं उनको अपॉइंट किया जाता था प्रीच करने के लिए, दम्मा की नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। और जितने भी स्लेव्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको काइंडनेस से ट्रीट करना है, उनको मारना नहीं है। उनको जैसे हम इंसानों के साथ पेश आते हैं वैसे ही हमें जानवरों के साथ, स्लेव्स के साथ भी पेश आना है। सिक्स पॉइंट, किंग्स डिज़ायर फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। किंग्स को क्या करना है? अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। सेवंथ इज रिलीजियस टॉलरेंस। और अशोका ये भी साथ में एडिक्ट में कहते हैं कि हमें किसी के रिलीजन को कोसना नहीं है,
हमें गाली गलौच नहीं देनी है, हर किसी के रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 8th पॉइंट इज अशोकाज विजिट टू बोध गया। बोध गया याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि बिहार में एक जगह है जहाँ पे किसका निर्वाण हुआ था, महात्मा बुद्धा का। और अशोका चूंकि बुद्धिस्ट थे तो बोध गया जाने के बाद उन्होंने इस मोमेंट को लिख दिया वहाँ पे 8th रॉक एडिक्ट में। ये इनके लिए एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल पॉइंट था, ठीक है, इसलिए इन्होंने वो लिख दिया है। नाइन्थ रॉक एडिक्ट वाज क्रिटिसिज्म ऑफ सेरेमनीज। वो सेरेमनीज जो भी फालतू की सेरेमनीज, फालतू के सेलिब्रेशन ये लोग करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म की है 9th एडिक्ट में। 10th इज गिविंग अप द डिज़ायर ऑफ फेम। फेम की डिज़ायर को छोड़ना भैया। अगर आप फेमस होना चाहते हो कि कोई गलत काम करके, तो उस फेम को, उस डिज़ायर को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये उनके 10th एडिक्ट में लिखा गया था। रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बड़ों का एहतराम करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, ये 11th एडिक्ट था। और वोमेन वेलफेयर, औरतों की वेलफेयर के बारे में 12th एडिक्ट में बताया है, ठीक है। अशोका ये समझते थे कि जितने राइट्स मैन, एक इंसान को, एक आदमी को मिलते हैं, मैन को मिलते हैं, उतने वोमेन को भी मिलनी चाहिए, ठीक है, उनका भी राइट बनता है। नंबर 13 इज कलिंग विक्ट्री एंड गिविंग अप द पॉलिसी ऑफ वारफेयर। कलिंग की विक्ट्री के बाद भी उन्होंने वारफेयर की पॉलिसी को छोड़ दिया। ये इन्होंने 13th रॉक एडिक्ट में लिखा था, ठीक है, जबकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनकी, लेकिन उन्होंने वारफेयर को उसके बाद छोड़ दिया। 14th इज द समरी एंड पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स। और 14th एडिक्ट में ये समराइज करते हैं सारे एडिक्ट्स को, उनका पर्पस बताते हैं कि इनका मकसद क्या था, इन रॉक एडिक्ट्स का, इन दम्मा का, इस प्रीचिंग का मकसद क्या था, ये कुल समराइज करके 14th एडिक्ट में बताते हैं। तो ये था हमारा अशोका दम्मा, और अशोका के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर की। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो सबसे पहले देखिए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी। तो जहाँ पे भी आपको सेंट्रलाइज्ड वर्ड दिखे, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि कितनी पावरफुल किंगडम, कितनी पावरफुल एम्पायर हो सकती है, क्योंकि सारा कंट्रोल सेंटर पे होता है। और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी सबसे ज़्यादा और मजबूत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर होती है। द गवर्नमेंट फंक्शनड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इंक्लूडेड। एक तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, उसमें क्या था, गवर्नमेंट फंक्शन करती थी, लेकिन कुछ काउंसिल्स होते थे मिनिस्टर्स की, जिसमें कौन कौन से मिनिस्टर होते थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम बताए गए हैं, उनके टाइटल आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। कमांडर इन चीफ जो था उसको सेनापति कहा जाता था। और उसके बाद आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। हिज पोजिशन वॉज नेक्स्ट टू एम्परर। एम्परर के बाद जो पोजीशन होल्ड करता था उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, ठीक है। पुरोहित, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर को पुरोहित कहा जाता था, ठीक है। दांतपाल, दांतपाल होता था चीफ पुलिस ऑफिसर। एंड ग्रामिक, ग्रामिक होता था विलेज हेड। इन टाइटल्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम्स में आते हैं। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के साथ साथ प्रोविंशियल अथॉरिटी भी थी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंडक्टेड बाई प्रादेशिक्स राजुक्स। राजुक्स और प्रादेशिक्स के हवाले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन जो करते थे। एंड नंबर 3 इज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स जो है हमें मेगास्थनीज की इंडिका से बुक से मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें एम्पायर, इस मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो इस इंडिका से हमें यह भी पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करती थी। सिटीज वेर डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स, एवरी वार्ड हैज़ 5 मेंबर्स। सिटीज़ को बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर लिया गया होता था और हर किसी वार्ड के 5-5 मेंबर्स होते थे। मौर्यंस वेर कीपिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, केयर ऑफ फॉरिनर्स, प्रॉपर सैनिटेशन, रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्स्ट्रा। तो इस पॉइंट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौर्यंस कितने एडवांस्ड थे। वो हर किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे, बर्थ का, डेथ्स का रिकॉर्ड रखते थे कि किसने जन्म लिया, कितने मरे, कौन मरा, वो सारा रिकॉर्ड जैसे आज हम रखते हैं ना, वैसे मौर्यंस भी रखते थे। केयर ऑफ फॉरिनर्स, बाहर से जो आया उसका केयर करते थे, ठीक है, उसको प्रॉपर अकोमोडेशन मिलती थी, उसका ख्याल रखा जाता था, उसके इन्वेस्टिगेशन होती थी कि भाई ये जो आया किस काम से आया, कब जा रहा है, कितनी देर तक यहाँ पे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता था। प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता था, वेट्स और मेजर्स का पूरा खास ख्याल रखा जाता था। रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये सारी चीज़ें मौर्यन एम्पायर में थी, ठीक है। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इकोनॉमी ऑफ मौर्यन एम्पायर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिक्लाइन पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हमारे मौर्यन एम्पायर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस अब वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।